आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ निशा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सावन में निकली महाकाल की भव्य सवारी, पुष्प वर्षा से हुआ महाकाल की सवारी का स्वागत, भक्ति में झूमा राजनांदगांव। एमबीबीएस छात्रों का अनोखा प्रदर्शन, चाय बेचकर सरकार को जगाएंगे एमबीबीएस छात्र, 14 दिन से हड़ताल, अब चाय से वार। बारिश में टपक रहा राजस्व विभाग, फाइलों पर मंडरा रहा खतरा, दीवारों में उगी पेड़ों की जड़ें। नागपंचमी पर बरई समाज का आयोजन, महालक्ष्मी मंदिर में नाग पूजा, आस्था संघ सामाजिक एकता का संदेश। राखियों की चमक से बदला बाजार, महावीर चौक बना राखी हब, रंगीन राखियों की बहार, रक्षाबंधन की तैयारी शुरू। मेडिकल कॉलेज के छात्र इन दिनों किताबों और स्टेथोस्कोप से नहीं बल्कि चाय की केतली और कप लेकर सरकार का ध्यान खींचने में जुटे हैं। दरअसल अपनी मांगों को लेकर करीब 14 दिनों से हड़ताल पर बैठे एमबीबीएस छात्रों ने सोमवार को अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने मेडिकल कॉलेज परिसर में एमबीबीएस चाय वाला बनकर चाय बेची, हाथ में केतली, सामने चाय के कप और साथ में एक सीधा सवाल, जब हम मरीजों की सेवा करने के लिए पढ़ रहे हैं तो हमारी मेहनत की कीमत इतनी कम क्यों? छात्रों का कहना है कि सरकार की ओर से उन्हें फिलहाल 15,000 रुपए दिए जा रहे हैं, जबकि उनकी मांग है कि इसे बढ़ाकर 30,000 किया जाए। इसी मांग को लेकर छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इस अनोखे प्रदर्शन के पीछे छात्रों का व्यंग भी साफ नजर आया। उनका कहना है कि चाय बेचने वाला भी हमसे ज्यादा कमा रहा है, तो फिर एमबीबीएस करने के बाद हमारी मेहनत की कीमत इतनी कम क्यों? मेडिकल कॉलेज में सोमवार को पढ़ाई के बीच जब डॉक्टर साहब एक कप चाय जैसी आवाजें सुनाई दी तो यह सिर्फ चाय बेचने का दृश्य नहीं था, बल्कि छात्रों ने अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाने के लिए चाय के कप को ही विरोध का हथियार बना दिया। जी, आज हमारा प्रोटेस्ट का 14वां दिन है। 14 दिन से हमसे सरकार में कोई भी हमसे वार्तालाप करने नहीं आई है। जो भी काम चल भी रहे हैं वो बहुत स्लो चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि हमारी सरकार सुन रही है। तो इसलिए हम अलग तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये दिखाना चाह रहे हैं कि अगर हम चाय भी बेचते हैं तो भी हम 530 रुपए से तो कहीं ज्यादा ही कमा रहे होंगे। अगर जो हम बाकी सारी जो चाय वाली कंपनियां होती है उनका भी अगर देखा जाए तो उनका पर डे का जो प्रॉफिट आता है सिर्फ चाय बेचने से कम तो 1500 से 2500 के लगभग उनका सिर्फ चाय से प्रॉफिट आता है और हमें मिलता है 530 रुपए। तो हम ये सरकार को दिखाना चाह रहे हैं कि क्या हम ये हो गए हैं कि हम लोग जैसे चाय बेचे एमबीबीएस करके इतने साल पढ़ाई कर रहे हैं, नीट के एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद हमें चाय बेचने वाले जो वो ज्यादा कमा रहे हैं। तो इसलिए हमारी सरकार से ये सिंबॉलिक प्रोटेस्ट करके हम डिमांड कर रहे हैं कि हमारी बात तो जल्दी को जल्दी सुना। राजनांदगांव नगर सेना के जांबाज नायक उत्तम कुमार साहू को शिवनाथ नदी में साहसिक बाढ़ बचाव अभियान, आपदा प्रबंधन एवं सराहनीय सेवा के लिए केंद्र सरकार द्वारा गृह रक्षक एवं नागरिक सुरक्षा सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उनके उत्कृष्ट कर्तव्य निष्ठा, अदम्य साहस और विपरीत परिस्थितियों में किए गए सराहनीय कार्यों के लिए प्रदान किया गया। इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर जिला सेनानी एवं जिला अग्निशमन अधिकारी, फायर स्टेशन प्रभारी सहित नगर सेना अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों ने उत्तम कुमार साहू का फूल माला एवं गुलदस्ता भेंट कर आत्मीय स्वागत किया और उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी। सम्मान समारोह के बाद उन्हें फायर स्टेशन कार्यालय से फायर वाहन द्वारा उनके गृहग्राम खेली पहुंचाया गया। गाँव में पहुंचने पर जिला पंचायत सदस्य, सरपंच, समस्त ग्रामवासियों एवं परिवारजनों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत और सम्मान किया। इस दौरान ग्रामीणों ने उनकी उपलब्धि पूरे गांव और जिले के लिए गौरव का विषय बताया। दरअसल शिवनाथ नदी में बाढ़ राहत एवं बचाव कार्य के दौरान उत्तम कुमार साहू द्वारा प्रदर्शित साहस और कर्तव्य के प्रति समर्पण ने न केवल नगर सेना का मान बढ़ाया, बल्कि आपदा के समय सेवा और मानव जीवन की रक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को भी उजागर किया है। खेली से राजनांदगांव तक बधाइयों का दौर जारी है। उत्तम कुमार साहू को राष्ट्रपति पदक मिलने पर पूरे छत्तीसगढ़ को गर्व है। राजनांदगांव में सावन के तीसरे सोमवार का नजारा पूरी तरह शिवमय नजर आया। ढाबा क्षेत्र में भगवान चंद्रमौलेश्वर महाकाल की भव्य पालकी यात्रा निकली, जिसमें आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ा कि पूरा इलाका हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठा। ढोल नगाड़ों की थाप, भक्ति गीतों की धुन और पुष्प वर्षा के बीच निकली महाकाल की सवारी ने श्रद्धालुओं में खास उत्साह भर दिया।
सावन का तीसरा सोमवार और भगवान शिव की भक्ति में डूबा राजनांदगांव का ढाबा क्षेत्र। सुसज्जित पालकी में विराजमान भगवान चंद्रमौलेश्वर महाकाल आगे आगे ढोल नगाड़ों की गूंज और पीछे हजारों कदम आस्था के साथ बढ़ते हुए। जैसे ही महाकाल की पालकी आगे बढ़ी, श्रद्धालुओं ने जयकारों से वातावरण को शिवमय कर दिया। कहीं पुष्प वर्षा हुई तो कहीं भक्तों ने आरती उतार कर बाबा का आशीर्वाद लिया। पालकी यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं ने इसे सावन का सबसे खास धार्मिक अवसर बताया। भक्तों का कहना था कि महाकाल की सवारी के दर्शन मात्र से ही मन को शांति और आत्मिक आनंद की अनुभूति होती है। महिलाएं हो या युवा, बुजुर्ग हो या बच्चे, हर कोई बाबा की भक्ति में सराबोर नजर आया। भक्ति गीतों पर श्रद्धालु झूमते रहे और पूरा मार्ग बम बम भोले के जयघोष से गूंजता रहा। आपको बता दें, राजनांदगांव में उज्जैन की महाकाल परंपरा से प्रेरित चंद्रमौलेश्वर महाकाल की पालकी यात्रा की अपनी खास पहचान है। सावन में निकलने वाली यह सवारी सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि शहर की आस्था, परंपरा और शिव भक्ति का जीवंत स्वरूप बन चुकी है। कुल मिलाकर सावन के तीसरे सोमवार ढाबा क्षेत्र में निकली महाकाल की यह सवारी श्रद्धा, भक्ति और उल्लास का ऐसा संगम बनी, जिसकी गूंज देर तक हर हर महादेव के जयकारों में सुनाई देती रही। बहुत अच्छा माहौल था। सभी भक्तगण बाबा का पालकी का तैयारी का 2-3 दिन पहले से यहाँ स्वागत के लिए तैयारी कर रहे थे और सभी पूरे चिखली वासियों का ने बहुत अच्छे से स्वागत किया है बाबा का। सावन के पवित्र माह में आज तीसरा सोमवार है, जिसमें बाबा महाकाल की यात्रा चिखली क्षेत्र से निकली है। कहें तो यह बाबा महाकाल की इस हमारे शहर की सबसे लंबी यात्रा होती है, जो ढाबा से निकल कर चिखली होते हुए रेलवे स्टेशन ऐसे कर गौरी नगर में इनका समापन होता है। आज ये सोमवार और नाग पंचमी का बहुत ही दुर्लभ संयोग है। सावन के इस महीने में तीसरे सोमवार में राजेश्वर महाकाल मंदिर के तत्वाधान में महाकाल सेना के द्वारा नया ढाबा से बाबा चंद्रमौलेश्वर महाकाल की पालकी यात्रा निकाली गई है। जय श्री महाकाल। आज सावन के सोमवार के साथ बाबा महाकाल की सबसे प्रिय तिथि नाग पंचमी है, जहाँ नाग चंद्रेश्वर रूप में बाबा महाकाल को आज पूजा चाहता है। आज बाबा अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण के लिए निकले। शांति नगर, गौरी नगर, पुराना ढाबा, चिखली होते हुए बाबा गौरी नगर को जाएंगे। चिखली थाना क्षेत्र में रात करीब 11 बजे आपसी विवाद ने खूनी रूप ले लिया। विवाद के बाद एक युवक की हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान पप्पू देशमुख उर्फ सत्यजीत देशमुख के रूप में बताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक किसी बात को लेकर पप्पू देशमुख का बबलू साहू, सोमेश साहू, विक्की साहू और मुकेश साहू से विवाद हुआ था। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि पप्पू पर हमला कर दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही चिखली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि मृतक देशमुख होटल संचालक का छोटा भाई था। हत्या के पीछे की असली वजह क्या थी, इसे लेकर पुलिस पूछताछ और जाँच में जुटी हुई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। बीती रात देशमुख होटल के संचालक के छोटे भाई सत्यजीत देशमुख उर्फ पप्पू देशमुख की हत्या का मामला सामने में आया है। अभी हम वर्तमान में चिखली थाने पर मौजूद है और आपको बता दें कि ये हत्या जो है वो पप्पू देशमुख के घर पर ही हुआ है। कुछ अज्ञात 4 से 5 लोगों के द्वारा उनके घर पर घुस करके ये वारदात को कारित किया गया और ये वारदात करने के बाद लोग जो है वो फरार हो गए थे, जिसके बाद वहां पर स्थानीय लोगों ने आनन फानन में उसे पकड़ने का पूरा प्रयास किया। उन्हें पकड़ा भी गया और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि कुछ स्थानीय लोगों ने 2 लोगों को वहां पर पहले पकड़ा और पकड़ करके हॉस्पिटल में उन्हें एक कमरे पर बंद कर दिया था। बंद करने के बाद तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। फिर पुलिस मौके पर पहुंची और वो 2 लोगों को अभी अपने हिरासत में ले लिया है। अभी फिलहाल आपको बता दें कि इस मामले में तकरीबन 4 लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है और पूछताछ में आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी, किस तरीके से साक्ष्य सामने में आते हैं, ये पुलिस के नज़रिए से देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको बता दें कि ये सबसे बड़ी बात है कि घर में घुस करके कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा हत्या को किया गया है। इसमें से बताया जा रहा है कि अभी भी 1 से 2 लोग इस मामले में फरार है। अब देखना तो ये होगा कि पुलिस किस तरीके से इस पर मामले का खुलासा करती है और कितने लोग इसमें शामिल होते हैं। रक्षाबंधन का पर्व अभी थोड़ी दूर है, लेकिन संस्कार धानी राजनांदगांव में इसकी रौनक ने बाजारों का रंग बदलना शुरू कर दिया है। शहर की सड़कों से लेकर प्रमुख बाजारों तक अब रंग बिरंगी राखियां आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। महावीर चौक ओवरब्रिज के नीचे तो मानो राखियों का अलग ही संसार बस गया हो।
नगर निगम की ओर से दुकानदारों को स्थान आवंटित किए जाने के बाद यहां एक ही जगह पर राखियों की कई दुकानें सज गई है। दुकानों पर पहुंचते ही ग्राहकों को पारंपरिक मौली और मोती वाली राखियों से लेकर फैंसी लाइटिंग और कार्टून कैरेक्टर वाली राखियों तक की लंबी रेंज देखने को मिल रही है। राखी बाजार की खासियत यह है कि यहां कम कीमत से लेकर आकर्षक प्रीमियम डिजाइन तक कई विकल्प मौजूद है। यही वजह है कि त्योहार में अभी समय होने के बावजूद बाजार में खरीदारी की हलचल दिखाई देने लगी है। दरअसल रक्षाबंधन केवल राखी बांधने का पर्व नहीं बल्कि भाई बहन के रिश्ते की मिठास और भावनाओं का उत्सव है। दुकानदारों का कहना है कि जैसे जैसे रक्षाबंधन नजदीक आएगा बाजार में ग्राहकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। फिलहाल राखियों से सजे बाजार ने यह संकेत जरूर दे दिया है कि राजनांदगांव में रक्षाबंधन की तैयारियां शुरू हो चुकी है और त्योहार की रंगीन दस्तक बाजार में सुनाई देने लगी है। छत्तीसगढ़ में अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर व्यावसायिक प्रशिक्षकों ने आज कलमबंद कर विरोध जताया। छत्तीसगढ़ नवीन व्यावसायिक प्रशिक्षक कल्याण संघ के आह्वान पर प्रदेश भर के प्रशिक्षकों ने अपने अपने जिलों में कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारियों को मांग पत्र सौंपा। प्रशिक्षकों ने सम्मानजनक मानदेय, सेवा सुरक्षा और लंबित भुगतान समेत कई मांगों को लेकर शासन प्रशासन से जल्द सकारात्मक निर्णय लेने की मांग की। दरअसल व्यावसायिक प्रशिक्षक पिछले करीब एक दशक से शासकीय स्कूलों में विद्यार्थियों को कौशल और रोजगार परक शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। संगठन का कहना है कि लंबे समय से सेवाएं देने के बावजूद प्रशिक्षकों की कई मूलभूत सेवा संबंधी समस्याएं अब तक लंबित है। इसी के विरोध में आज प्रदेश भर में प्रशिक्षकों ने एक साथ कलम बंद कर अपनी मांगों को शासन प्रशासन तक पहुंचाया। प्रशिक्षकों की प्रमुख मांगों में सम्मानजनक मानदेय, नियमित मानदेय वृद्धि, सेवा सुरक्षा, लंबित मानदेय और एरियर भुगतान का शामिल है। इसके अलावा नई निविदा में पूर्व से कार्यरत प्रशिक्षकों को यथावत रखने, इंडस्ट्रियल विजिट और गेस्ट लेक्चरर की लंबित राशि का भुगतान तथा अवकाश सुविधा देने की भी मांग की गई है। राजनांदगांव में बड़ी संख्या में व्यावसायिक प्रशिक्षक इस विरोध में शामिल हुए और कलेक्टर एवं जिला शिक्षा अधिकारी को अपना मांग पत्र सौंपा। प्रशिक्षकों का कहना है कि वे लंबे समय से स्कूलों में विद्यार्थियों को विभिन्न व्यावसायिक कौशल से जोड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी सेवा शर्तों और भविष्य को लेकर अब तक स्थायी समाधान नहीं हुआ है। हम सभी नवीन व्यावसायिक प्रशिक्षक कल्याण संघ की ओर से जिला शिक्षा अधिकारी महोदय एवं जिलाधीश महोदय राजनांदगांव को अपनी मांग पत्र सौंपने आए थे। हमारी बहुत सारी लंबित मांगे हैं, जैसे कि वेतन वृद्धि, वेतन विसंगति, बुक्स का ना पहुँचना और भी बहुत सारी मांगे हैं, जिसमें हमारी छुट्टियों को लेकर बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, स्कूलों में काम को लेकर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो इन सब मांगों को लेकर हम कई दिनों से सरकार को और समग्र शिक्षा को आवेदन दे रहे थे, लेकिन उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। तो इसलिए आज हमें मजबूर होकर जिला शिक्षा अधिकारी एवं कलेक्टर महोदय के सामने हमने अपना मांग पत्र रख दिया है। कुछ दिनों में यदि हमारी मांगों पर विचार नहीं होता है तो हम फिर आगे आंदोलन के लिए आगे बढ़ेंगे। आज ये हमारा पहला सूचित था उनको कि हम अपनी मांगों को लेकर आपके समक्ष आए हैं और अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे ये फिर आंदोलन का रूप भी ले सकते हैं। धन्यवाद। छुईखदान के ग्राम श्यामपुर में आयोजित विधिक जागरूकता शिविर में ग्रामीणों को कानून की जानकारी देने के साथ विवादों के समाधान का एक ऐसा रास्ता बताया गया जिसमें ना किसी की जीत होती है और ना ही किसी की हार। दरअसल मध्यस्थता को आपसी मतभेदों और विवादों को बातचीत के जरिए सुलझाने का सरल और प्रभावी माध्यम बताया गया। शिविर में ग्रामीणों को समझाया गया कि न्यायिक प्रक्रिया से अलग मध्यस्थता के जरिए दोनों पक्ष आपसी सहमति से अपने विवाद का समाधान तलाश सकते हैं। इस दौरान खास तौर पर मध्यस्थता को लेकर जागरूकता किया गया। बताया गया कि जब किसी विवाद को बातचीत और आपसी सहमति से सुलझाया जा सकता है तो मध्यस्थता एक प्रभावी विकल्प बन सकती है। शिविर में बाल विवाह, घरेलू हिंसा, नशा मुक्ति और साइबर अपराध जैसे विषयों पर भी ग्रामीणों को जागरूक किया गया। बढ़ते साइबर फ्रॉड को लेकर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई और साइबर ठगी की स्थिति में 1930 पर संपर्क करने की जानकारी दी गई। स्कूल में बच्चों को रोजगार का हुनर सिखाने वाले व्यावसायिक प्रशिक्षक इन दिनों खुद आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। छत्तीसगढ़ नवीन व्यावसायिक प्रशिक्षक कल्याण संघ जिला केसीजी ने 16 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। संघ जिलाध्यक्ष मिथिलेश पटेल ने बताया कि जिले के 24 स्कूलों समेत प्रदेश के 1285 स्कूलों में विद्यार्थियों को रोजगार परक कौशल का प्रशिक्षण देने वाले व्यावसायिक प्रशिक्षक खुद आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं। कई प्रशिक्षकों का पिछले 3 माह से मानदेय लंबित है।
मामले में संघ ने ठेका पद्धति समाप्त कर प्रशिक्षकों को विभागीय व्यवस्था में समायोजित करने 38,100 रुपए मासिक वेतन, मासिक मानदेय, वार्षिक इंक्रीमेंट और समय पर भुगतान की मांग की है। इसके अलावा पीएबी के अनुसार 1,000 रुपए मासिक मानदेय वृद्धि की, एरियर्स राशि, मई जून के लंबित भुगतान और इंडस्ट्रियल विजिट और गेस्ट लेक्चरर की बकाया राशि का भुगतान करने की मांग भी रखी गई। इसके अलावा ज्ञापन में प्रदेश के 478 विद्यालयों में तत्काल व्यावसायिक प्रशिक्षकों की नियुक्ति, 20 दिन आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा एवं मातृत्व अवकाश और ग्रीष्मकालीन अवकाश की सुविधा देने की मांग की गई है। हम लोग को महिला को क्या है, मैटरनिटी लीव नहीं मिलता है, मैटरनिटी लीव चाहिए और कुछ भी जैसे हम लोग को लीव चाहिए तो 13 CL के सिवाय और कुछ भी हम लोग को छुट्टी नहीं मिलता है। तो इसके लिए हम लोग को छुट्टी भी अपना चाहिए। सर हम लोग व्यावसायिक प्रशिक्षक है सर, और हम लोग 10 वर्ष से काम कर रहे हैं सर व्यावसायिक शिक्षा के लिए, और हम लोग बच्चों का भविष्य बनाने में लगे हैं सर, लेकिन हमारा भविष्य ही अंधकार में है सर। 10 साल से हम लोग एक ही पेमेंट में काम कर रहे हैं सर, और काम हम लोग चपरासी से लेकर पूरे प्रिंसिपल तक के काम हम लोग करते हैं सर। हर स्कूल में जितने लोग हैं हमारे साथी लोग हैं, अपने खैरागढ़ जिले में 24 स्कूल है सर, और 24 स्कूल में सभी जगह 2-2 व्यावसायिक प्रशिक्षक है सर। अभी हम लोग को गर्मी में बुलाया गया सर स्कूल आने के लिए करके, और 2 महीना जो गर्मी है सर उसका पेमेंट नहीं मिला सर हमारे आधे साथी को। हमारी समस्या आज के बदलते युग में देखने में इतना संगीन समस्या है। पेमेंट के लिए हम लोग गिड़गिड़ाते हैं सर, पेमेंट के लिए रोज़ गिड़गिड़ाते रहते हैं, कब पेमेंट मिलेगा, कब पेमेंट मिलेगा। बुक के लिए गिड़गिड़ाते रहते हैं, कब बुक आएगा। बच्चों को हम किस आधार पर हुनर से शिखर तक पहुंचाएं। समग्र शिक्षा के पास जाते हैं तो समग्र शिक्षा हमारे आंदोलन को स्वीकार नहीं करते हैं। कंपनी के पास जाओ बोलते हैं, कंपनी के पास जाते हैं तो कंपनी वाले बोलते हैं कि समग्र शिक्षा हमको परमिशन नहीं दे रही है पेमेंट के लिए, एम्ब्रूसमेंट नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है। ऐसे करके हम लोग को छलते जा रहे हैं। रक्षाबंधन पर मिठाई खरीदने से पहले अब ग्राहकों की नजर सिर्फ कीमत और स्वाद पर नहीं बल्कि मिठाई की असली पहचान पर भी होगी। त्योहार से ठीक पहले खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने के लिए 7 दिवसीय विशेष अभियान शुरू कर दिया है। यानी बाजार में अब मिठाई कितनी मीठी है से ज्यादा अहम होगा कि मिठाई में आखिर क्या मिला है। खाद्य नियंत्रक दीपक अग्रवाल के निर्देश पर 17 से 23 अगस्त तक चलने वाले बने खाबो बने रहिबो 2.0 अभियान के तहत खैरागढ़, श्रीखदान, गंडई जिले में मिठाई दुकानों से लेकर होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे और स्ट्रीट फूड प्रतिष्ठानों तक जांच का दायरा बढ़ाया गया है। अभियान की कमान अभिहित अधिकारी सिद्धार्थ पांडे के नेतृत्व में संभाली जाएगी। खास बात यह है कि जांच सिर्फ दुकानों के काउंटर तक सीमित नहीं रहेगी। संदिग्ध खाद्य पदार्थ मिलने पर बिल और सप्लायर की जानकारी के जरिए सोर्स ट्रेसिंग की जाएगी। यानी मिलावट का मामला सामने आने पर निर्माता से लेकर थोक विक्रेता और वितरक तक पूरी सप्लाई चेन खंगाली जाएगी। आपको बता दें 7 दिनों तक चलने वाले इस अभियान में कार्रवाई के साथ साथ लोगों को जागरूक करने की गतिविधियां भी होंगी और प्रतिदिन की रिपोर्टिंग की जाएगी। ऐसे में रक्षाबंधन से पहले खैरागढ़ के मिठाई बाजार में खाद्य विभाग की यह मुहिम मिलावटखोरों के लिए त्योहार की मिठास में कड़वी खबर साबित हो सकती है। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति, पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। खैरागढ़ की सड़कों पर रविवार शाम मशाले जली और गूंजा वंदे मातरम। दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यालय में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रगीत के कथित अपमान को लेकर जिला भाजयुमों ने विरोध का अनोखा अंदाज अपनाते हुए मशाल रैली निकाली। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर निकले इस रैली में कार्यकर्ताओं ने हाथों में तिरंगा और मशाल लेकर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
भाजयुमो जिलाध्यक्ष आयाश सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ता अंबेडकर चौक पर एकत्र हुए। यहां से शुरू हुई रैली अस्पताल चौक, गोल बाजार और राजीव चौक से गुजरते हुए जय स्तंभ चौक पहुंची। पूरे रास्ते राष्ट्रगीत के सम्मान और कथित अपमान के विरोध में कार्यकर्ताओं का आक्रोश नजर आया। जय स्तंभ चौक पर कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से वंदे मातरम का वाचन किया और कांग्रेस नेताओं से देशवासियों से माफी मांगने की मांग की। प्रदेश भाजपा कार्य समिति सदस्य घम्मन साहू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के शीर्ष नेताओं का व्यवहार राष्ट्रगीत के प्रति सम्मान की भावना के विपरीत है। भाजयुमो जिलाध्यक्ष आयाश सिंह ने आरोप लगाया कि सामने आए वीडियो में सोनिया गांधी और राहुल गांधी राष्ट्रगीत के दौरान बातचीत करते और कथित तौर पर गायन रोकने का संकेत देते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रगीत के सम्मान से जुड़े इस मामले को लेकर देशवासी कांग्रेस से जवाब चाहते हैं और कथित घटना के लिए माफी की मांग कर रहे हैं। 15 अगस्त को देश की राजधानी नई दिल्ली में जहां राष्ट्रीय पर्व का कार्यक्रम चल रहा था और उस दौरान राष्ट्रगीत का गायन हो रहा था। उसी दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और उनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी ने वंदे मातरम का अपमान किया है। उन्हें पूरे देश ने देखा है। राष्ट्रीय नेतृत्व एवं प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर जिला भाजपा के मार्गदर्शन में आज जिला युवा मोर्चा खैरागढ़ छुईकदान गंडई के द्वारा मसाल रैली का आयोजन किया गया था, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक से बाजार होते हुए जय स्तंभ चौक पे समापन हुआ जिसका, और उसके बाद हम सभी मिल करके राष्ट्रीय गीत यहाँ पर एक साथ एक स्वर में हम लोग सब गाए हैं। जिले के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी और शिक्षकों की कार्यालयों में संलग्नता के मुद्दे पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मोर्चा खोल दिया। 7 सूत्रीय मांगों को लेकर कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर चौक से रैली निकालकर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव किया। हालांकि कार्यालय पहुंचते ही पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को मुख्य द्वार पर रोक दिया। इसके बाद कार्यकर्ता वहीं धरने पर बैठ गए और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को लेकर जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जिन स्कूलों में विषय विशेषज्ञों और शिक्षकों की जरूरत है वहां पद खाली पड़े हैं, जबकि कई शिक्षक स्कूलों से दूर कार्यालयीन कार्यों में संलग्न हैं। कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि डीईओ कार्यालय सहित अन्य जगहों पर संलग्न शिक्षकों को तत्काल स्कूलों में वापस भेजा जाए। साथ ही सरकारी विद्यालयों में भवन, अतिरिक्त कक्ष, पेयजल, शौचालय, बिजली, फर्नीचर और साफ सफाई जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। इसके अलावा गातापार जंगल स्कूल में अंग्रेजी शिक्षक की कमी का मुद्दा भी प्रदर्शन के दौरान प्रमुखता से उठाया गया। संगठन ने डीईओ के विकल्प में आए अंग्रेजी व्याख्याता को वहां पदस्थ करने की मांग की ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो। लंबे समय तक चले प्रदर्शन के बाद प्रभारी सहायक संचालक मनोहर चंदेल मौके पर पहुंचे और कार्यकर्ताओं से ज्ञापन लिया। संगठन ने चेतावनी दी कि अगर 7 दिनों के भीतर मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो चक्का जाम किया जाएगा। हालांकि कि स्कूलों में जहाँ पे भवन जर्जर हो चुके हैं वहाँ पे भवन निर्माण का कार्य जल्द से जल्द चालू किया जाए ताकि बच्चों को तकलीफ ना हो। अगर वहाँ पे भवन किसी कारणवश टूट के गिर रहा है क्लासेस के बीच में तो उसका जिम्मेदारी कौन होगा? क्या शिक्षा विभाग इसका जिम्मेदारी लेगी? और दूसरी बात ये, कई जगह पे टीचर्स जो हैं या जो मुख्य प्रचार महोदय हैं वो ड्रिंक करके नशे के हालत में स्कूल आ रहे हैं, तो वो बच्चों को कैसे शिक्षा दे सकते हैं? और एक विषय और है, बहुत सारे स्कूल में हम लोग अभी निरीक्षण के लिए गए थे, उस समय पे हम लोग को कचरा गंदगी बहुत देखने को हुआ। वैसे इन्वायरमेंट में बच्चों को पढ़ाई में मन कैसे लगेगा? जी, मामला ये है कि लगातार शिक्षा विभाग में लापरवाही को देखने मिल रहा है यहाँ पर, और हम लोग का लगभग अभी निरीक्षण के तौर पे ना लगभग खैरागढ़ विकासखंड के और छुईकदान के विकासखंड, मतलब कहा जाए तो जिला, पूरे ज़िले में स्कूल का आना जाना हुआ है। उसमें लगातार ये समस्या आ रही है कि कहीं शिक्षक, मेन विषय का शिक्षक अंग्रेजी, मैथ्स और देखा जाए तो विज्ञान, रसायन शास्त्र, ऐसे विषयों का शिक्षक ना होने के कारण विद्यार्थी पढ़ नहीं पा रहे हैं। जो ज्ञापन दिए हैं उसको हम डीओ साहब के पास देंगे और जो उचित हो सके उस पर कार्रवाई की जाएगी। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए लाखों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन निर्माण कार्यों में तकनीकी मानकों की अनदेखी इन योजनाओं की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर रही है। ऐसा ही मामला खैरागढ़ जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत कांचरी के वार्ड क्रमांक 6 से सामने आया है, जहां करीब 2 लाख रुपए की लागत से 65 मीटर लंबी सीसी सड़क का निर्माण कराया जा रहा है।
निर्माण कार्य को लेकर आरोप है कि पुराने मुरुम मार्ग को ही आधार बनाकर उसके ऊपर पॉलीथीन बिछाई गई और सीधे सड़क की ढलाई शुरू कर दी गई। ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण से पहले सड़क की निर्धारित बेस लेयर तैयार नहीं की गई। मामले में ग्राम पंचायत के सरपंच का कहना है कि वे फिलहाल बाहर है। उन्होंने कहा कि सीसी सड़क में बेस डालने का कोई प्रावधान नहीं है। वहीं मामले को लेकर जिला पंचायत सीईओ प्रेम कुमार पटेल ने कहा कि जनपद सीईओ को जांच के निर्देश दिए जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर निर्माण कार्य स्वीकृत एस्टीमेट के अनुरूप नहीं पाया गया तो आवश्यक सुधार कराया जाएगा और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल यह है कि करीब 2 लाख रुपए की लागत से बन रही इस सड़क में तकनीकी मापदंडों का कितना पालन हो रहा है। क्या पुराने मुरुम के ऊपर पॉलीथीन डालकर सीसी सड़क करना स्वीकृत प्रक्रिया का हिस्सा है या फिर निर्माण में नियमों की अनदेखी की जा रही है? इसका जवाब जांच के बाद ही सामने आएगा। अभी सूचना मिली है जो एक वहाँ सीसी रोड स्वीकृत हुआ है, उसमें कार्य जो कर रहे हैं उसमें जो पुरानी जो रोड बनी है उसी में जो पॉलीथीन काला जो होता है उसको उसमें नीचे फैला के उसमें सीसी रोड का निर्माण कर रहे हैं। तो उसमें हम लोगों ने इसमें जनपद सीईओ को निर्देशित कर रहे हैं कि जो उसका एस्टीमेट बना था उसमें कंक्रीट के अलावा उसमें क्या क्या चीज़ें करनी थी, कितने मोटाई में सॉइल वर्क होना था और कितने में कंक्रीट का था और क्या उसकी चौड़ाई मोटाई थी, तो उसके संबंध में जांच करके बताएंगे और उसमें कोई कमी पाई जाएगी तो उसको पुनः से ठीक किया जाएगा। राजनांदगांव जिले के ग्राम हरसी टोला में आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 1 और 2 की कार्यप्रणाली को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश अब खुलकर सामने आ गया है। बड़ी संख्या में ग्रामीण जिला कार्यालय पहुंचे और दोनों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को तत्काल पद से हटाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। दरअसल ग्रामीणों का आरोप है कि दोनों कार्यकर्ताओं के खिलाफ पहले भी कई बार गंभीर शिकायतें अधिकारियों तक पहुंचाई जा चुकी है, लेकिन शिकायतों के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ती गई और आखिरकार उन्होंने सामूहिक रूप से जिला कार्यालय पहुंचकर अपनी आवाज बुलंद की। ग्रामीणों का कहना है कि आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों और महिलाओं से जुड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाते हैं। ऐसे में कार्यकर्ताओं की कार्यशैली को लेकर लगातार शिकायतें सामने आना गंभीर विषय है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कराने और शिकायतें सही पाए जाने पर दोनों कार्यकर्ताओं को तत्काल हटाने की मांग की है। राजनांदगांव में त्योहारों की दस्तक के साथ ही मिठाइयों और खाद्य सामग्री के बाजार में मिलावटखोरों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने अचानक दुकानों और खाद्य प्रतिष्ठानों में दबिश देकर जांच की। कार्रवाई के दौरान कई खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता संदिग्ध पाए जाने पर उनके सैंपल लिए गए हैं। दरअसल त्योहारों के मौसम में बाजारों में मिठाई, नमकीन और दूसरी खाद्य सामग्री की मांग बढ़ते ही खाद्य सुरक्षा विभाग भी अलर्ट मोड पर आ गया है। राजनांदगांव में विभाग की टीम ने अलग अलग दुकानों और प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान मिठाई, नमकीन, खाद्य तेल, दूध समेत अन्य खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता परखी गई। अधिकारियों ने पैकेजिंग, निर्माण तिथि, एक्सपायरी डेट और दुकानों में साफ सफाई की व्यवस्था का भी जायजा लिया। संदेह के घेरे में आए खाद्य पदार्थों के सैंपल मौके से लिए गए हैं, जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। अब इन सैंपलों की रिपोर्ट तय करेगी कि संबंधित खाद्य सामग्री मानकों पर खरी उतरती है या नहीं। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने कारोबारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि त्योहार के नाम पर ग्राहकों की सेहत से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खाद्य पदार्थों में मिलावट या नियमों की अनदेखी सामने आने पर संबंधित कारोबारी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा विभाग ने आम लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील की है। छत्तीसगढ़ शासन का एक अभियान है बने खाबो बने रहिबो 2.0, जिसके तहत आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार रक्षाबंधन त्यौहार को देखते हुए जिले के विभिन्न प्रतिष्ठानों से दुग्ध उत्पाद और मिठाइयों के नमूने हमारे द्वारा लिए जा रहे हैं। ये जो हमारा अभियान है 7 दिवस तक चलेगा और रक्षाबंधन तक हमारा लक्ष्य ये है कि हमारे ज़िले को हम किसी भी एडल्ट्रेशन से और ऐसे किसी भी खाद्य से जो खाने में अवमानक या सुरक्षित है उसको मुक्त करने के लक्ष्य के साथ हम ज़िले में विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज भी हमारे द्वारा जो बड़े ब्रांड्स है जैसे ब्लिंकिट और डीमार्ट का निरीक्षण किया गया है और वहाँ से नमूने भी हमने संकलित किए हैं। राजनांदगांव में शहर को स्वच्छ, सुंदर और बेहतर बनाने का दावा करने वाले नगर निगम इन दिनों अपने ही कार्यालय भवन की बदहाली को लेकर सवालों के घेरे में है। आपको बता दें, नगर निगम के राजस्व विभाग की वर्षों पुरानी इमारत जर्जर हो चुकी है और बारिश के मौसम में भवन की हालत और भी चिंताजनक नजर आ रही है।
बारिश के दौरान भवन की छत से लगातार पानी का रिसाव हो रहा है। इसके चलते कार्यालय में रखी महत्वपूर्ण एवं पुरानी फाइलों पर भी खतरा मंडरा रहा है। सबसे गंभीर स्थिति भवन की दीवारों की है। दीवारों में पेड़ों की डालियां ही नहीं बल्कि उनकी जड़ें तक दिखाई देने लगी है। इससे भवन की मजबूती और सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि भवन की स्थिति लगातार खराब होने के कारण यहाँ कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा है। ऐसे में सवाल उठता है कि जिस नगर निगम पर शहर की सड़कों, नालियों, भवनों और सार्वजनिक सुविधाओं को बेहतर बनाए रखने की जिम्मेदारी है, वही अपने कार्यालय की जर्जर हालत को लेकर गंभीर कदम क्यों नहीं उठा रहा। दरअसल राजस्व विभाग की यह बदहाल तस्वीर नगर निगम की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर रही है। राजनांदगांव में सोमवार को मजदूरों की आवाज उस वक्त कलेक्टोरेट परिसर पहुंची जब भारतीय मजदूर संघ ने श्रमिकों और कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। जिला मंत्री नरेश कुमार साहू के नेतृत्व में पहुंचे संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि मजदूर देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन उनकी आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा अब भी कई सवालों के घेरे में है। संघ ने न्यूनतम वेतन 30,000 रुपए प्रति माह करने की मांग को प्रमुखता से उठाया। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए न्यूनतम ईपीएस पेंशन 7,500 रुपए प्रति माह निर्धारित करने और उसमें महंगाई भत्ता जोड़ने की मांग रखी गई। वहीं ईपीएफ अंशदान की अनिवार्य वेतन सीमा 15,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपए करने की मांग भी ज्ञापन में शामिल रही। बोनस को लेकर भी संघ ने बदलाव की मांग की है। इसके साथ ही ट्रेड यूनियनों के पंजीयन प्रमाण पत्र को मान्यता देने समेत कई अन्य मुद्दे सरकार के सामने रखे गए। संघ ने साफ शब्दों में कहा कि ज्ञापन केवल मांगों की सूची नहीं बल्कि प्रदेश और देश के श्रमिक वर्ग की अपेक्षाओं की आवाज है। अगर सरकार की ओर से जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। दरअसल मजदूर संघ का संदेश स्पष्ट है, अब सिर्फ आश्वासन नहीं, मांगों पर ठोस फैसला चाहिए। आज मजदूर संघ श्रमिक की जो वेतन के लिए जो एक 7,500 जो पेंशन मिलते हैं उसको बढ़ाकर 21,000 किया जाए और बोनस जो 21,000 मिलते हैं उसको बढ़ाकर 42,000 किया जाए और श्रमिक कल्याण हेतु पूरे देश भर में राष्ट्रव्यापी आज ज्ञापन दे रहे हैं भारतीय मजदूर संघ के माध्यम से। जी, आज पूरे भारत में भारतीय मजदूर संघ के केंद्रीय नेतृत्व के आदेश पर देश के श्रमिक की समस्याओं को लेकर माननीय प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर महोदय के द्वारा ज्ञापन सौंपा जाना है। सावन की भक्ति और आस्था के बीच आज राजनांदगांव में बरई समाज ने नागपंचमी को कुछ अलग अंदाज में मनाया। महालक्ष्मी मंदिर में सुबह से ही धार्मिक आयोजन का दौर शुरू हुआ। समाज के लोगों ने नाग देवता की विधिवत पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना की। नागपंचमी के अवसर पर मंदिर परिसर भक्तिमय नजर आया। पूजा पाठ के साथ विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक आयोजन भी किए गए जिसमें समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सुबह से मंदिर में पहुंच रहे श्रद्धालुओं के कारण माहौल में आस्था और उत्साह का अनोखा संगम देखने को मिला। बरई समाज के इस आयोजन की खास बात यह रही कि धार्मिक पर्व को लेकर को केवल पूजा तक सीमित न रखते हुए समाज के लोगों को एक मंच पर लाने का प्रयास भी किया गया। महिला, पुरुष और युवा सभी ने आयोजन में सहभागिता निभाई। समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि नाग पंचमी केवल धार्मिक पर्व नहीं बल्कि प्रकृति और जीव जंतुओं के प्रति सम्मान की भारतीय परंपरा का प्रतीक भी है। नाग देवता की पूजा के माध्यम से प्रकृति के संरक्षण और जीवों के प्रति संवेदनशीलता का संदेश दिया गया। दरअसल महालक्ष्मी मंदिर में हुए इस आयोजन ने नाग पंचमी को आस्था, परंपरा और सामाजिक एकता के रंग में रंग दिया। समाज के लोगों ने एक दूसरे को नाग पंचमी की बधाई देते हुए पर्व की खुशियां साझा की। आज नाग पंचमी का कार्यक्रम रखा गया है। इसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में सब भक्तगण आए हैं और इसमें सुबह 10 बजे नाग देवता का पूजा अर्चना किया गया है। उसके बाद प्रसादी वितरण किया गया, उसके बाद भोजन, फिर बच्चों का खेल कूद, फैंसी ड्रेस, महिलाओं का कुर्सी दौड़, सब कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ पर हम नाग पंचमी का उत्सव मनाते हैं। महिलाओं के द्वारा करीबन 4 साल से मनाया जा रहा है। इस बार भी सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।